हम कहते हैं प्रिसिशन। तो प्रिसिशन क्या होता है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। प्रिसिशन की इशू क्या है और प्रिसिशन को समझेंगे कैसे। तो पहले तो आप प्रिसिशन को समझें, फिर आप इसके बाद इसकी फॉर्मूला लगाना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन जब आप लिख रहे हो तो आपको पता तो हो कि बात किस चीज़ की होती है। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखें, आपने कहा कि आपके पास एक टैंक है और उसमें कुछ फिशेस हैं या कुछ पार्टिकल्स हैं या जो भी आप कह लें, और वो कुछ इस तरह से है कि उसमें कुछ रेड कलर्स के हैं और कुछ जो है वो ब्लू कलर्स का है। ठीक, इस तरह के पार्टिकल्स इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब आपने एक क्लासिफायर बनाना है, एक मॉडल बनाना है जो इसमें से ब्लू कलर को पिक करके ले आए। आपके टास्क क्या है कि ब्लू कलर को पिक करके ले आए। आपने कहा कि मैंने एक ऐसा मॉडल बनाया, ये फिश सपोज लो कैच कर रहे हैं, तो आपके पास एक फिश पकड़ने के लिए जो टूल इस्तेमाल होता है वो 2 टूल आपने बनाए और इसके अंदर हैंग कर दिए। आपके पास इस फिश की तादाद टोटल 1 2 3 4 5 6 थी, लेकिन आपने जो टूल बनाया वो बहुत परफेक्ट था, लेकिन उसने किया क्या कि जाके सिर्फ 2 फिश को पकड़ के कैच करके ले आया। यानी यहाँ पे आपने कहा कि एक फिश ये आ गई और एक फिश ये कैच कर ली और 2 फिश कैच कर ली। तो अभी इसको पूछा जाएगा कि 2 फिश कितने फिश में से कैच किया है, तो आप कहेंगे 6 में से कैच किया, ये रिकॉल हो गई। अब कहेंगे हाँ इसकी जो रिकॉल है वो तो बेहतर नहीं है, रिकॉल जो है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2 में से 6 करोगे 50% भी नहीं आएगा, 40% और कुछ इस तरह से आपको रिजल्ट देगा। तो रिकॉल इसका अच्छा नहीं है, लेकिन इसका प्रिसीशन अच्छा है। प्रिसीशन अच्छा इसलिए है कि इसको टारगेट दिया गया था कि ब्लू फिश पकड़ो, और इसने 2 ब्लू फिश ही पकड़ के दिखाए, कोई गलती नहीं की इसने। तो प्रिसीशन का मतलब क्या होता है, जो टारगेट है वो सही उसने पिक किया। प्रिसीशन इज गुड, लेकिन रिकॉल कम है। तो हम यहाँ पर प्रिसीशन और रिकॉल ट्रेड ऑफ भी देखते हैं, यानी ग्राफ भी देखते हैं कि प्रिसीशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या रिकॉल कम हो रहा है, या रिकॉल को इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रिसीशन कम हो रहा है। वो बातें भी यहाँ पे हम देख रहे होते हैं। इसने कहा कि अच्छा ऐसा करते हैं कि क्योंकि हमारा रिकॉल कम हो गया है तो हम इसके लिए एक ऐसा तरीका अख्तियार करते हैं जिससे हम इसमें इम्प्रूवमेंट ले आते हैं। इम्प्रूवमेंट ये ले आते हैं कि हम यहाँ पर एक बास्केट बना लेते हैं, बास्केट। और बास्केट इस तरह से जिसको नेट से हमने इसकी प्रूनिंग कर दी है, और ये बास्केट जो है वो हम इसके साथ इसके ऊपर स्लाइड करते हैं, और इस तरह स्लाइड करके सारे फिशेस को इस तरह पकड़ के ले आते हैं। ये बास्केट को स्लाइड किया और उनके लेके बाहर आ गए। जब बास्केट से फिश को बाहर निकालेंगे तो इसका रिकॉल तो बढ़ जाएगा, क्योंकि अब आपके पास जो फिशेस हैं वो 6 में से, अगर इसको मैं कह दूं कि ये बाहर रह गई ये वाली फिश, तो 6 में से 5 आपने पिक कर ली। तो आप कहेंगे 5 आपने पिक कर ली, कितने में से 6 में। अब आपका मॉडल ऐसा है कि आपने इसमें से, ये मॉडल है आपका, मॉडल ऐसा है कि आपने 6 में से 5 को पिक कर लिया, तो आपका रिकॉल जो है वो तो हाई हो गया, क्योंकि आपको ब्लू फिश पकड़ने के लिए कहा गया था, आपने ब्लू फिश पकड़ी और 5 पकड़ ली, तो रिकॉल है। लेकिन जो प्रिसीशन है वो क्या कहता है कि ब्लू को पकड़ने के लिए बहुत सारे रेड वालों को भी आपने ब्लू कह दिया। एक्चुअल में तो यही हुआ ना कि रेड वाले को भी आपने ब्लू कह दिया और उसको भी कैच कर लिया आपने। यानी जो फॉल्स थे उनको भी आपने ट्रू कह दिया और ट्रू कह के पकड़ लिया। तो इस बेसिस पे आपका प्रिसीशन वीक हो गया। पहले प्रिसीशन बहुत हाई था, प्रिसीशन वीक हो गया। तो ये जो रिकॉल और प्रिसीशन का ट्रेड ऑफ है, ये देखना होता है ये क्या कह रहा है। अगर ये दोनों आपस में बहुत करीब करीब हैं तो इसका मतलब है कि आप जो है वो अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है आपका मॉडल। लेकिन एक बहुत हाई है एक बहुत कम है, तो मॉडल ने एक प्रिसीशन को तो हाई कर दिया, सॉरी मॉडल ने रिकॉल को तो हाई कर दिया, लेकिन प्रिसीशन वीक हो गया। इसका मतलब मॉडल अभी भी गलत, यानी गलत डेटा को भी आपके ही डेटा मान के पिक कर रहा है। तो ये तो गलतियों की मिसाल के तौर पे ऐसा ही जैसे खुदा ना खास्ता किसी को कैंसर का मरीज है और आपका डेटा जो है वो अच्छा प्रिसाइज नहीं है, लेकिन रिकॉल बहुत हाई है। और सुनना, ये रियल एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि
हमारा मॉडल बना हुआ है, डॉक्टर हमारे मॉडल से प्रिडिक्ट करता है, लेकिन खुद भी देखता है कि मॉडल से प्रिडिक्ट भी करता है, और हमारे मॉडल की प्रिसिशन जो है वो लो है। प्रिसिशन लो का मतलब क्या है कि रिकॉल, अगर कैंसर का मरीज आता है तो उसको कैंसर का मरीज ही कह देता है ये, ठीक है, ये प्रिसिशन है। प्रिसिशन, ओ सॉरी, ये रिकॉल है। कैंसर का मरीज आता है उसको कैंसर का मरीज कह देता है, ये रिकॉल है, अच्छी रिकॉल है इसकी। क्यों? क्योंकि ये इसके हाई रिकॉल होने की वजह से कैंसर के मरीज। लेकिन एक आदमी जो कैंसर का मरीज नहीं है, आप देख रहे हैं एक आदमी रेड वाला जो कैंसर का मरीज नहीं है, हमारी प्रिसिशन अच्छी ना होने की वजह से ये उम्मीद की जाती है कि जो कैंसर का मरीज नहीं है उसको भी कैंसर का मरीज कह दिया जाए, यानी नो वाले को भी आपका मॉडल इसी बास्केट में उठा के दिया, क्योंकि प्रिसिशन अच्छी नहीं है। तो क्या कहा जा रहा है कि आपके मॉडल की प्रिसिशन भी अच्छी होनी चाहिए, तब आप मॉडल को सेलेक्ट करते हैं। इस एक्यूरेसी, रिकॉल इज नॉट इनफ, ये सारी कॉम्बिनेशन मिला के जो है वो आप अपने मॉडल की वो सही तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो इस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना, कि आप जब कोई रिसर्च करते हैं या कोई मॉडल को रियल एप्लीकेशन में अप्लाई करते हैं तो आपको इन बातों का पता होना चाहिए। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द प्रिसिशन सामने नज़र आ रहा है। इस वर्डिंग तो खैर आपको नज़र आ ही रही है या पढ़ लेंगे कि आउट ऑफ द ऑल द सैंपल्स द क्लासिफाइड लेबल्ड एज पॉजिटिव व्हाट फ्रैक्शन वर करेक्ट, उसमें से कितने जिन्हें आपने जो कैच किए हैं और जिनको पॉजिटिव कह के लेके आए हैं उसमें से कितने करेक्ट हुए हैं। यानी एक तो ये है कि आपने रिकॉल वाले तो इम्प्रूव कर लिए, यानी कुछ आपके जो ग्रीन या जो भी आप पिक करना चाह रहे थे वो तो आपने बहुत अच्छे पिक कर लिए, लेकिन कुछ आपने जो गलत पिक कर लिए हैं, ये रेड वाले जो पिक कर लिए हैं आपने गलत कह के, तो ओवरऑल में कितना आपका बेहतर रिजल्ट रहा। तो आप इन ओवरऑल मैंने पिक किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने 9 पिक किए। तो 9 में से आपने सही कितने पिक किए, इस वाले प्रिसिशन चेक कर रहे हैं। अगर 1 2 3 4 5, 5 सही पिक किए। ट्रू पॉजिटिव, क्या कहेंगे इसको, ट्रू पॉजिटिव। 9 में से 5 सही पिक किए। ओवरऑल कितने पिक किए थे, 9, 9 थे। 9 कैसे निकालेंगे, ट्रू पॉजिटिव प्लस, ठीक है, और क्या है, फॉल्स पॉजिटिव, वो रिजल्ट जिसको गलत थे और आपने पॉजिटिव कह के गलत किया। ये सारे के सारे क्या थे, नेगेटिव वाले थे ना, तो आपने इसको पॉजिटिव कह के गलत कर दिया। ये नीचे वाला है, तो इसकी तादाद आ जाएगी 9। तो दिस इज कॉल्ड प्रिसिशन। प्रिसिशन क्या है कि आप out of all samples that classified labeled as positive what fraction were correct, कितने सही करेक्ट हुए इस सिलेक्शन में से। To get the value of the precision we divide the total number of the correctly classified positive example, जो पॉजिटिव एग्जाम्पल है उसको डिवाइड करते हैं द टोटल नंबर ऑफ प्रिडिक्टेड पॉजिटिव एग्जाम्पल, जितने आपने पॉजिटिव कहे हैं। तो जो कहे हैं उनको कैसे अलग तोड़ के बताएंगे, उसमें से कुछ ट्रू पॉजिटिव के हैं और कुछ फॉल्स पॉजिटिव के हैं। दिस इज कॉल्ड प्रिसिशन। इट शुड बी द हाई वैल्यू एज कंपेयर पैरेलल टू along with the recall. If your precision is low and recall is high, it means there is something wrong in your model. If recall is high and precision is low, there is also something wrong in your model. So we have to take care about the precision and recall, both of that, including the accuracy. So ये चीज़ें हमें बहुत मायने रखती हैं हमारी क्लासिफिकेशन के डेटा की मेजरिंग करने के लिए। आप समझ में आ रहे होगा कि एक्यूरेसी इज नॉट ऑन। बाकी ये सारा इन्होंने एग्जांपल दी है, आप निकाल लीजिए। प्रिसिशन तो यहाँ पर अनडिफाइन है, लेकिन एक्यूरेसी इसकी 100% थी, क्योंकि वो 0 + 0 से डिवाइड हो रहा था, तो TP + FP से डिवाइड हो रहा है फॉर्मूले में। देख लीजिए फॉर्मूला का TP + FP, तो वो तो अनडिफाइन है। तो ये तो आप कहेंगे अनडिफाइन है तो ये तो प्रिसिशन है, डिफाइन ही नहीं हो रहा, तो इस सूरत में तो आप कतई ऐसा मॉडल सेलेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखिए आपकी एक्यूरेसी 90% है इस वाले डेटा में, आपका इसी डेटा में रिकॉल 95% था, रिकॉल 95% था, लेकिन आप प्रिसिशन का हाल देखें 66% आ रहा है। तो अगर मैं सिर्फ एक्यूरेसी और रिकॉल को चेक करता 90 और 95%, तो मैं कहता बहुत उम्दा मॉडल डिज़ाइन कर लिया है मैंने। लेकिन प्रिसिशन ने आके सारी गड़बड़ कर दी। इसने कहा 66% प्रिसिशन है, काफ़ी लो है, उसको भी काफ़ी हाई होना चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिसिशन लो है और रिकॉल हाई है,
तो ये ट्रेड ऑफ ये बताता है कि आपके नेगेटिव डेटा के लिए ये मॉडल अच्छा नहीं बना हुआ, क्योंकि इसमें ट्रू नेगेटिव ट्रू पॉजिटिव जो है वो फॉल्स पॉजिटिव जो है वो हाई है इसके अंदर। तो इस तरह से आप जब तक अपने मेजरिंग टूल को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, मॉडल चाहे आपको लिखना ही क्यों ना आ जाए, आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते दूसरे से एक दूसरे से। इसलिए इसकी इतनी डेप्थ में आपको पढ़ना ज़रूरी है, और इतनी दफ़ा पढ़ना और पढ़ाना है दूसरों को कि आपको ये रट जाए। यानी आप इसमें अभी तो बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे, पहले दफ़ा पढ़ कर तो किसी को, मुझे भी समझ में नहीं आया था। तो आस्ते आस्ते रिपीटेडली इसको पढ़ते रहेंगे, क्योंकि हम मतलब टीचर का काम होता है कि हमें शायद फॉर्मेट के अंदर चीज़ें ना मिली हों। हम लोग एज अ स्लाइड बनाने के लिए कुछ 4-5 जगहों से चीज़ों को कलेक्ट करते हैं। फॉर्मूला कहीं से लिया, फिर ये वाला डेटा कहीं और से लिया, फिर ये डायग्राम कहीं और से ली, ये डेटा कहीं, इस तरह से। तो फिर आपको एक चीज़ सामने मिल जाती है 3-4 जगहों की कलेक्शन। हम लोग जब ले रहे होते हैं तो ज़ाहिर है हमें डिफरेंट जगहों पे जाके बुक से, स्लाइड से और कोई नेट से और इस तरह की चीज़ें, क्योंकि नेट पर सारी चीज़ें करेक्टली नहीं पड़ी हुई। तो प्रिसिशन को समझाने की सबसे अच्छी एग्जाम्पल जो है वो ये मुझे नजर आई, जिसको मैंने आपको यहाँ पर समझाया। तो फर्स्ट टाइम में शायद आपको भी कंफ्यूजन, लेकिन इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। ये मॉडल बनाने आ गया, उसके अलावा फिर आप ये नहीं कर सक रहे, तो फिर इसमें काफ़ी डिफिकल्टीज आपको शो होंगी। जी सर, कोई क्वेश्चन नहीं आता तो बताइए, ताकि हम आगे बढ़ें। मैं ही 1 घंटे से बोल रहा हूँ, नमाज के बाद से आपका तो एक वर्ड भी नहीं आया। तो यू मे आस्क अ क्वेश्चन इफ यू हैव एनी। आप पूछ लीजिए, कोई बात पूछनी है, और अगर समझ आ रहा है तो फिर आगे हम ऐसे ग्रेड करते हैं। लास्ट क्लासिफिकेशन का लास्ट टूल है वो हम पढ़ लेते हैं। वैसे तो और भी है, लेकिन वो मैं अभी पढ़ा नहीं रहा। ये 3-4 मेजर जो है वो मैंने पढ़ा दिया। जी सर, एनी क्वेश्चन? गुड, वेरी गुड। समझ में आ भी रहा है या नो? दो ही वजह होती हैं नो सर की, एक तो ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा, और एक है सब समझ में आ रहा है। जो पढ़ाया जा रहा है वो सब समझ में आ रहा है, बाकी तो और अब बाकी एसोसिएटेड चीज़ तो खुद पढ़ लेंगे आप। ठीक है भाई, इस बेसिस पे क्या आपको समझ आ रहा है, हम आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा जनाब, देखें अगला जो रिजल्ट है वो बड़े ज़बरदस्त है, उसको हम कहते हैं F1 स्कोर। F1 स्कोर क्यों हम कैलकुलेट करते हैं? F1 स्कोर इज हार्मोनिक मीन ऑफ प्रिसिशन एंड रिकॉल। हार्मोनिक मीन तो आपने पढ़ा होगा, मुझे याद है हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला 2 इंटू ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, कुछ इस तरह से था, किसी दो नंबर के दरमियान। हार्मोनिक अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला कुछ इसी तरह से होता था, मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है, लेकिन तो कहता यह है कि F1 इज अ वेटेड एवरेज ऑफ, एवरेज मींस हार्मोनिक मीन, वेटेड एवरेज कहते हैं हार्मोनिक मीन ऑफ प्रिसिशन एंड रिकॉल। क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एज्यूम करें कि मेरे पास सिचुएशन ये आई कि मैंने एक मॉडल जो है M1 बनाया डिसीजन ट्री से, मिसाल के तौर पे, और उसकी प्रिसिशन जो है वो आ गई 75%, और इसका रिकॉल आ गया मिसाल के तौर पे 85%। ठीक है, फिर मैंने एक और मॉडल बनाया, ये तो एक मॉडल हो गया। फिर मैंने एक और ये कहाँ है मॉडल 1, और मॉडल 1 में हमने कहा कि जो प्रिसिशन है वो आ गया मिसाल के तौर पर 75, और रिकॉल है ये मिसाल के तौर पर आ गया 80%। ठीक ठीक है, और मॉडल 2 मिसाल के तौर पे SVM से बना लिया या लॉजिस्टिक रिग्रेशन से बना लिया, इसका प्रिसिशन आ गया मिसाल के तौर पे 73%। ठीक है, और इसका रिकॉल आ गया मिसाल के तौर पे 85%। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि ये दोनों तो आपने निकाल दिए, अब आप कहते हैं कि मेरे एक ही डेटा सेट पे 2 मॉडल लगाए और आपका ये सूरत हाल सामने है। अब आप कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सा बेहतर रिजल्ट है, विच वन इज़ अ बेटर, कौन से मॉडल ने बेहतर प्रोडक्शन दी है, जिसके बेसिस पे हम यहाँ पे रिजल्ट को फाइनलाइज करें कि भाई मैं ये मॉडल चूज करूँगा। तो अब ये कन्फ्यूजन वाली बात है
कि एक का प्रिसिशन थोड़ा सा हाई लो है तो रिकॉल हाई है, इसका प्रिसिशन थोड़ा सा हाई है तो रिकॉल कम है, तो मैं किसको कहूँ? अच्छा, अगर इंफरादी कोई स्पेशलाइज्ड डेटा सेट है, स्पेशलाइज्ड डेटा सेट का मतलब है जहाँ पर आपको ज़रूरत ही प्रिसिशन की है, जो प्रिसिशन पे ही बेस करता है, तो जहाँ पर हमें रिक्वायर्ड ही प्रिसिशन हाई की है, या जहाँ हमें रिक्वायर्ड ही रिकॉल हाई की है, तो वहाँ तो फिर हम इस तरह की कंपैरिजन करते ही नहीं है ना। कि आप कहेंगे जैसे मिसाल के तौर पे जब आप किसी मेडिकल फील्ड की डेटा को करते हैं कि ये हार्ट पेशेंट है या नहीं है, या इसको तो वहाँ तो प्रिसिशन बहुत मायने रखता है, तो आप कहते हैं यहाँ तो प्रिसिशन हमें हाई चाहिए ही चाहिए। तो इस वजह से आपको पता होना चाहिए डेटा सेट के बेसिस पे कि आपको क्या रिक्वायर्ड ज़्यादा है। लेकिन अगर एक जर्नल डेटा सेट है तो इस सूरत हाल में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो यकीनन इसके लिए हमें इनका मीन निकालना होता है, और मीन निकालने के लिए हार्मोनिक मीन इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसका हार्मोनिक मीन जो हम कैलकुलेट करेंगे, जो ओवरऑल हार्मोनिक मीन ज़्यादा देगा, वो बेहतर मॉडल होगा। तो इस तरह से हम उस हार्मोनिक मीन को F1 स्कोर कहते हैं। F1 स्कोर इज द वेटेड एवरेज ऑफ प्रिसिशन एंड रिकॉल, and weighted average is called harmonic mean. Therefore, this score takes both false positive and false negative in into account। ये बेसिकली जब फॉर्मूला लगाते हैं तो प्रिसिशन और रिकॉल को यूज करता है, तो प्रिसिशन के अंदर फॉल्स पॉजिटिव इस्तेमाल होता है और रिकॉल के अंदर फॉल्स नेगेटिव इस्तेमाल होता है, तो वो दोनों को इस्तेमाल करके एक एवरेज बता देता है। इंट्यूटिवली it is not as easy to understand as accuracy, but F1 is usually more useful than accuracy, especially if you have an uneven class distribution। uneven का मतलब है जब imbalance हो, तो F1 स्कोर बहुत ही हेल्पफुल होता है कि आप किस तरह से किसी एक के बारे में रिजल्ट को डिफाइन कर सकें। What is the formula? Normally we are not supposed to use the formula in our Python code। Python में तो ये सब by default है, बने हुए हैं ना। हम लोग जो है वो जब एग्जाम में करेंगे तो फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि आपको हम लोग ऐसे नहीं तैयार करना चाहते कि आप बस रेक्टिफिकेशन में जो है वो कोड लिखते जाओ निकलते जाएं। ये तो बेसिकली बहुत ही आरसी सी बात हो जाएगी, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बात क्या होती है। तो फॉर्मूला ऑफ F1 स्कोर इज 2 into रिकॉल इंटू प्रिसिशन डिवाइड बाय रिकॉल प्लस प्रिसिशन। ये पूरा हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले से प्रूव हो गया है, तो लिहाजा हम प्रूफ को एटलीस्ट छोड़ दें, लेकिन फॉर्मूला सामने हो। फॉर्मूला एग्जाम में अगर यही सवाल दे दूं, फाइंड द F1 स्कोर फॉर दिस वन, यू शुड नो व्हिच वन इज अ बेटर मॉडल एज कंपेयर टू अदर्स। तो आप कहेंगे कि वी विल फाइंड द F1 स्कोर, तो F1 निकालिए मैनुअली आप, तो आपको सब कुछ पता है, मैनुअली पुट करेंगे, आंसर को निकाल लेंगे। तो जिसका F1 स्कोर हाई हो जाएगा वो बेसिकली बेस्ट होगी। तो इसने यहाँ पे एग्जांपल दी है कि प्रिसिशन 70%, रिकॉल 60%, एंड सिस्टम 2 कहता है कि प्रिसिशन 80% और रिकॉल 50%। अगर इस वक्त प्रिसिशन मोर फोकस है तो फिर तो ये रिजल्ट बेहतर है, क्योंकि आप कहेंगे फिर तो कैलकुलेट करो ही नहीं। लेकिन अगर आप ओवरऑल कंपैरिजन करना चाहते हैं तो वी हैव टू फाइंड आउट द F1 स्कोर। तो F1 स्कोर फर्स्ट वन इज 60, first one is 64 and second one is 61 approximately. So it means we will select the system 1 is more reliable as compared to system number 2। This is called the F1 score। तो ये F1 score की कुछ और ब्यूटीज है, ये पढ़ लीजिएगा आप। This is the these all about the classification tools। अब आप जब भी सवाल को सॉल्व करेंगे या एग्जाम उसमें F5 बोल रहा हूँ, क्लास प्रोजेक्ट में या असाइनमेंट 2 में देने जा रहा हूँ उसमें, तो वो सब में आप ये रिजल्ट्स निकालेंगे। मैं टेबल दूंगा ऐसा कि जिसमें ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो कंक्लूजन तो ये हुआ, यहाँ पे कंक्लूजन की स्लाइड है, ज़रा गौर से देखिएगा इसको, मैंने इसीलिए फॉर्मूलेज भी यहाँ पे आपके एहतियातन लिख दिया है। तो कहता ये है कि ये वो है ट्रेड ऑफ, रिकॉल और प्रिसिशन का ट्रेड ऑफ। अगर हाई रिकॉल है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए, आपकी नॉलेज को जज करने के लिए। लेकिन आजकल नॉलेज क्या जज करेंगे, आजकल तो सारा का सारा गूगल चल रहा होता है एग्जाम में, कि आपको जब मैं पूछूंगा हाई रिकॉल और लो प्रिसिशन, आप जाएंगे गूगल में डालेंगे, वो जो लाएगा कट पेस्ट करके एग्जाम में लिख देंगे। अब तो कोई मसला ही नहीं रहा एग्जाम हमारे लिए। खैर,
तो कहता है कि हाई रिकॉल और लो प्रिसिशन, अगर आपके पास रिकॉल ज़्यादा आ रहा है तो अब आप देखें रिकॉल का मतलब है ट्रू क्लास की रेट बढ़ गया है, लेकिन प्रिसिशन अगर कम है तो इसका मतलब है नेगेटिव क्लास अच्छा रिजल्ट नहीं परफॉर्म कर रहा, क्योंकि प्रिसिशन में एफपी है। एफपी का मतलब क्या होता है? फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब क्या है कि आपने पॉजिटिव कह के गलत कर दिया, जो लोग नेगेटिव के थे उनको पॉजिटिव कह के गलत कर दिया आपने। तो कहता क्या है? दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव एग्जाम्पल्स आर करेक्टली रिकग्नाइज। क्योंकि रिकॉल हाई है तो पॉजिटिव एग्जाम्पल मोस्टली सही बताए गए हैं। इसका मतलब है एफ एन बहुत लो था, ये कम था, तभी टीपी बाई टीपी हुआ तो वो 1 के करीब जाना शुरू कर गया। बट देयर आर लॉट ऑफ फॉल्स पॉजिटिव, लेकिन फॉल्स पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है क्योंकि प्रिसिशन कम है। प्रिसिशन का मतलब कि अगर ये वैल्यू बढ़ जाएगी एफ पी की तो डिनोमिनेटर से डिवाइड होने पे ओवरऑल प्रिसिशन कम हो जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारे रिजल्ट में जो फॉल्स पॉजिटिव है, यानी जो नेगेटिव डेटा है उसको पॉजिटिव कहने की सलाहियत बहुत ज़्यादा हो गई, इस वजह से प्रिसिशन लो। एंड वाइस वर्सा, लो रिकॉल एंड हाई प्रिसिशन, वाइस वर्सा जुमला है बिल्कुल। दिस शोज दैट वी मिस अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एग्जांपल्स, यानी हमारा रिजल्ट पॉजिटिव एग्जांपल के लिए अच्छा नहीं है, बट दोज वी प्रिडिक्टेड एज पॉजिटिव, लेकिन जिसको हमने पॉजिटिव कहा, जैसे मैंने फिश बनाया था ना कि 2 थे और 2 ही उठा लिए, पहली दफ़ा जो मॉडल बनाया था 2 थे लेकिन दोनों पॉजिटिव ही उठाए थे। तो कह रहा है बट दोज वी प्रिडिक्टेड होगा, वी प्रिडिक्टेड एज पॉजिटिव, दोज वी प्रिडिक्टेड एज पॉजिटिव आर पॉजिटिव, यानी जिसको हमने पॉजिटिव कहा है वो पॉजिटिव ही है, मतलब उनमें कोई गलती नहीं हुई। ये मेरे ख्याल समझ आ गई जो मैंने फिश वाली डायग्राम बनाई थी। शुरू में मैंने 2 क्या कहते हैं उसको, फिश पकड़ने के जो टूल्स होते हैं वो बनाए थे, उसमें दोनों को पॉजिटिव वाले पिक किए थे, लेकिन ओवरऑल रिकॉल तो कम था लेकिन प्रिसिशन बहुत हाई थी। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली हाई दीज आर द क्या कहते हैं उसको कि ट्रेड ऑफ रिकॉल एंड प्रिसिशन। ये एंड है 31 स्लाइड्स तक का, जिसमें हमने एंडिंग की है किसकी, क्लासिफिकेशन बेस्ड परफॉर्मेंस मेजरिंग की। अब आइए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमारे पास रिग्रेशन बेस्ड मॉडल हो तो हम क्या करेंगे, रिग्रेशन बेस्ड मॉडल को कैसे करें। उसमें तो ये सब चीज़ें चलेंगी नहीं, तो उसका प्रिसिशन कैसे हासिल होगा, उसमें हम एक्यूरेसी किसको कहेंगे या किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो कहता है कि यहाँ से हमारे जो स्लाइड नंबर 32 है इससे ऑनवर्ड जो है वो इन्हीं बातों को प्रेजेंट कर रही है। अच्छा जी, रिग्रेशन बेस्ड मॉडल में होता क्या है, सबसे पहले तो उसकी हम रिवीजन कर लेते हैं। मैं रिग्रेशन बेस्ड मॉडल में होता क्या है, रिग्रेशन बेस्ड मॉडल में ये होता है कि आपके पास जो डेटा सेट दिया जाता है, थोड़ा सा रिवीजन इसलिए कर रहा हूँ कि आपको याद है, इसमें जो टारगेट क्लास होती है वो वैल्यूड होती है। टारगेट क्लास कोई वैल्यू दी हुई होती है, मिसाल के तौर पे ये वैल्यू छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे दिया हुआ है 301 और फिर दिया हुआ है 550, फिर दिया 323 121, इस तरह के रिजल्ट्स दिए जा सकते हैं, और ये रिजल्ट्स बहुत हाई भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे रिग्रेशन, ये ट्रेनिंग डेटा की बात हो रही है जिसमें से आप कट करके टेस्ट स्पीसीज में से कलेक्ट करेंगे। जो टारगेट क्लास है वो बहुत हाई वैल्यू की हो सकती है। मिसाल के तौर पे किसी स्टॉक का डेटा है या किसी बड़ी कंपनी का जो है वो डेटा है, तो उसमें डेटा बहुत ह्यूज, ज़मीन का कॉस्ट है या इस तरह की, तो उसमें बहुत ह्यूज डेटा भी हो सकता है। इस तरह से बड़ी बड़ी वैल्यूज़ वाला डेटा भी आपके पास एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं इतनी ह्यूज किस्म की, तो ये भी आपके टारगेट क्लास में एग्जिस्ट कर सकती है मीडियंस में। तो दीज आर द बेसिकली ह्यूज वैल्यूज डेटा। जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले आप कहते हैं कि 3 मेजर जो है वो मेजरिंग परफॉर्मेंस के लिए आप इसमें टूल यूज़ करते हैं, जिसमें से एक जो है मैं इसमें शॉर्ट में लिख देता हूँ। एक जो है वो मीन एब्सोल्यूट एरर है, एक है मीन स्क्वायर्ड एरर है, और एक है रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। ये 3 मेजर, ये तो हमने शायद पाइथन पे किया भी था जब हम रिग्रेशन बेस सॉल्व कर रहे थे।
मीन एब्सोल्यूट एरर तो सिंपल आपका प्रेडिक्टेड और जो एक्चुअल है उनके दरमियान का डिफरेंस होता है। तो अगर तो वैल्यूज छोटी है, यानी कोई डेटा सेट ऐसा भी हो सकता है जिसकी वैल्यूज और छोटी हो, तो अगर तो वैल्यूज छोटी हैं तो फॉर्मूले के मुताबिक, फॉर्मूला शो करता हूँ मैं आपको, फॉर्मूले के मुताबिक ये ठीक है, फार्मूले के मुताबिक हमारा फार्मूला क्या कहता है, ये फार्मूला मीन एब्सोल्यूट एरर, मैं इसको मिटा देता हूँ, आपके पास सामने सा फार्मूला क्या कहता है कि जो आपका एक्चुअल आंसर है y और जो आपने हाइपोथेसिस से कैलकुलेट किया है लैम्डा x1, इनका सब्ट्रैक्शन निकालिए और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कीजिए और हर डेटा पॉइंट का निकालें, हर टेस्ट डेटा का निकालें और जो रिजल्ट्स का समीशन आ जाए उसको आप एवरेज कर लीजिए कि मीन एब्सोल्यूट एरर। तो यानी मिसाल के तौर पर अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको डेटा सेट दिखाया था, इसमें अगर देखा जाए तो जो टारगेट क्लास थी, अगर टारगेट क्लास बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं तो आप प्रिडिक्ट करेंगे तो अगर थोड़ा सा भी फर्क होगा तो उनका डिफरेंस बहुत ह्यूज आ जाएगा, डिफरेंस क्या आ जाएगा, बहुत ह्यूज। और जब सबका सम करेंगे और मीन निकालेंगे तो एक बड़ा आंसर आपके सामने आ जाएगा, आप कहेंगे और इसको तो जीरो आना चाहिए, तो इसके जीरो होने का पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि आंसर ही आपके इतने बड़े बड़े हैं टारगेट। लेकिन इसके बरक्स अगर आपके टारगेट क्लास बहुत छोटी वैल्यू हो, मिसाल 0.5 है, कोई ऐसा डेटा है जो आपके पास बहुत स्मॉल वैल्यू 0.1 है, 0.3 है, 0.6 है, ये है, जब आप इस टाइप के डेटा के अंदर अपना एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो आपका आउटपुट बहुत, फाइनली आउटपुट बहुत छोटा आएगा, तो आप कहेंगे हाँ बहुत अच्छा रिजल्ट, इसको आप खराब कह रहे होंगे, हालांकि ये बता ही नहीं रहा कि आपका रिजल्ट अच्छा है या बुरा है, ये तो सिर्फ एक रिजल्ट जो है वो एवरेज बता रहा है कि ये रिजल्ट आ गया। और एवरेज एरर जो है, यानी एवरेज एरर जो डेफिनेटली मिनिमाइज होना चाहिए, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कितना मिनिमाइज होना चाहिए, कहीं इसका कोई रेंज ही नहीं है क्योंकि टारगेट क्लास की डिफरेंट वेरिएशंस है। तो मैं कह दूँ कि ये होना चाहिए, जीरो तो समझ में आता है लेकिन जीरो के बाद क्या होना चाहिए वो तो आप बता ही नहीं सकते। तो दिस इज बेसिकली आवर रिफ्लेक्शन ओनली। अब ये कहाँ इस्तेमाल होगा, इसको थोड़ा सा इंतजार करके आगे की तरफ चलते हैं, फिर बताता हूँ मैं आपको। लेकिन ये है कि आप बेसिकली एक्चुअल और हाइपोथेसिस से कैलकुलेटेड रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं। सेकंड वन इज कॉल्ड, ये इन्होंने यहाँ पे लिखा तो है, स्टैटिस्टिक मीन एब्सोल्यूट एरर रेफर्स टू द रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट द डिफरेंस बिटवीन द टू कंटीन्यूअस वेरिएबल। ये नहीं लिखा कि फायदा क्या होगा, ये फॉर्मूला बता दिया। इन मशीन लर्निंग एमई इज द मॉडल एवेल्यूएशन मैट्रिक्स ऑफन यूज्ड टू रिग्रेशन मॉडल, सिर्फ ये बता दिया कि रिग्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है और फिर यह फार्मूला। लेकिन ये कि हम इसको किस तरह से यूज करेंगे, कैसे बताएंगे कि ये बेहतर है, तो कहता है मीन एब्सोल्यूट एरर एंड रूट मीन स्क्वायर्ड एरर RMSE are two of the most common metrics used to measure the accuracy of the continuous variable। ये वो हैं जो कि दोनों को मिला के हम कहते हैं कि इसकी एक्यूरेसी को निकाल सकते हैं। अब कैसे निकाल सकते हैं ये देखते हैं। रूट मीन स्क्वायर एरर, तो वो कहता है कि जो स्क्वायर्ड एरर होता है उसका आप जो है वो रूट ले लें। स्क्वायर्ड एरर का मतलब ये है कि जो आपने आपने एक्चुअल एक्चुअल रिजल्ट था और जो कैप बना हुआ है ना, कैप बनने का मतलब ये है कि जो प्रिडिक्टेड रिजल्ट है। देखिए दो तरह के निशानात यहाँ पे मार्क किए जाते हैं, वाई के ऊपर कैप बना हुआ है और वाई के ऊपर लाइन बनी हुई, इन दोनों में फर्क वाज़ेह है। वाई पे कैप का मतलब है कि आपने जो प्रिडिक्ट किया है वो रिजल्ट, और कैप का मतलब है डेटा का मीन निकाल लिया, जो डेटा आपका एक्चुअल दिया हुआ था, यानी जो डेटा दिया हुआ था इसका मीन निकाल लिया। इन दोनों में वाज़ेह फर्क रखिएगा। तो कैप का मतलब है कि जो आपने प्रिडिक्ट किया है, तो रूट मीन स्क्वायर एरर, तो एरर का मतलब है जो आपने प्रिडिक्ट किया और जो एक्चुअल है उसको सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर करके आपने उसका मीन निकाल लिया, मीन निकालने के बाद आपने उसका रूट हासिल कर लिया, तो ये कहलाता है रूट मीन स्क्वायर। तो कहता है रूट मीन स्क्वायर एरर इज अ क्वाड्रेटिक स्कोरिंग रूल दैट आल्सो मेजर द एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर। इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज स्क्वायर डिफरेंस बिटवीन द प्रेडिक्शन एंड एक्चुअल ऑफ द। लेकिन कहीं ये नहीं बता रहा है कि ये हमें कैसे बताएगा कि हमारा मॉडल अच्छा है या बुरा। ठीक है, अब आइए आगे जाते हैं। ये अभी हमने फॉर्मूला बताया है, ये नहीं बताया कि कौन अच्छा है कौन सा बुरा है, आगे पढ़ते जाएंगे तो ये पता चलता जाएगा।
both MEE and RMSE express average model prediction error in unit of the variable interest। यानी ये बेसिकली एवरेज बता देता है, दोनों का काम यही है कि वो एवरेज बता देता है। और किस चीज़ का एवरेज बताता है? एरर का एवरेज बताता है। ये स्क्वायर्ड एवरेज, स्क्वायर्ड का एवरेज बताता है, और ये एब्सोल्यूट यानी नॉर्मल सब्ट्रैक्शन का एवरेज जो है वो डिजाइन करता है। बोथ मैट्रिक्स कैन रेंज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। गौर से देखिए क्या कह रहा है, इनकी जो रेंज है वो 0 से इन्फिनिटी है, एंड आर इनडिफरेंट टू द डायरेक्शन ऑफ एरर। यानी आप ये बात तो तय है कि निगेटिव तो नहीं आएगा रिजल्ट, निगेटिव रिजल्ट तो नहीं आएगा, लेकिन जो आगे की तरफ रिजल्ट है वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, जीरो। अब हम अगर उसको बाउंड कर देते हैं कि 0 से 1 के दरमियान आएगा तो फिर हम बता सकते हैं कि कौन सा बेहतर होगा, लेकिन इसने कहा 0 से इन्फिनिटी के दरमियान रिजल्ट। अब इससे हम हासिल क्या कर सकते हैं, आइए इसको देखते हैं। कहता है ये, इसके लिए डायग्राम एक कॉपी की गई यहाँ पे, उसको हम समझ लें पहले कि the three tables below show examples where MAE is steady and RMSE increases as the variance associated with the frequency distribution of error magnitude also increases। इसको मैं समझाता हूँ डायग्राम को, फिर आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करने में आसानी होगी। कहता ये है कि आपके पास पहला केस है, केस नंबर 1, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एरर। देखिए ये हमारे पास आईडी है और ये हमारे पास एरर है। एरर का मतलब है कि जो एरर कैलकुलेट किया गया वो ये था, यानी एक्चुअल डेटा, गौर सुनिएगा, और प्रेडिक्टेड डेटा को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो एरर आया वो ये है 2 2 2 2। यानी जितने भी डेटा पॉइंट थे सबका आंसर आपके पास सेम आ रहा है। तो अब आपने कहा कि मैं पहले इसका एब्सोल्यूट एरर निकालूं, तो एब्सोल्यूट एरर में कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि नेगेटिव रिजल्ट तो है नहीं, तो आपने एब्सोल्यूट ले लिया एरर का। यानी मैं फिर लिख देता हूँ यहाँ पे एक्चुअल डेटा माइनस प्रेडिक्टेड डेटा, और इनका जो सब्ट्रैक्शन है इसको एरर कहा जाता है। ये एरर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो एरर यहाँ लिखा हुआ है इसका अब अगर आप एब्सोल्यूट ले लेंगे तो ये एब्सोल्यूट वाले रीजन में है, स्क्वायर ले लेंगे तो वो स्क्वायर वाले रीजन में। ये बात समझ आ गई? तो इन्होंने कहा ये एरर है बेसिकली। एरर क्योंकि स्टडी है, एक ही जैसा है, तो इसका एरर का जो हमारे पास रिजल्ट है वो भी सबका एब्सोल्यूट भी सेम ही आ जाएगा। और जब मैं इस एरर का सम करके मीन लूंगा तो आंसर भी मीन एब्सोल्यूट एरर 2 आ जाएगा। सिमिलरली मैं इस एरर का स्क्वायर लूंगा तो स्क्वायर 4 4 4 4 4, और जब मैं इसका स्क्वायर कर लूंगा, RMSE निकाल लूंगा, तो वो जब इसका भी मीन लूंगा तब भी 2 आ जाएगा। जब दोनों रिजल्ट एक दूसरे के इक्विवेलेंट आए तो इसका मतलब है एरर स्टडी है, यानी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एरर है। अब देखें दोनों को मिला के बता रहे हैं, आप एक से नहीं बता पा रहे। तो अब आपने कहा कि जब MEE, अब जो प्रिडिक्शन हो रही है ना, जो मैं आपसे कह रहा था कि हम बता सकेंगे कुछ बातें अपने रिजल्ट्स की, तो वो इनसे बता सकेंगे कि जब MEE और RMSE की रिजल्ट सेम आ जाए तो आप कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन जो है, यानी एरर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवनली है। एक बात तो ये हो गई। दूसरे में क्या है जरा देखिए, उसने कहा कि जो एरर है वो थोड़ा सा वेरिएट करता है, कुछ 1s के हैं कुछ 3 के हैं। तो आपने कहा कोई बात नहीं, जब हम इसका एरर निकालेंगे, एब्सोल्यूट करेंगे और मीन निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, और जब हम इसका स्क्वायर करके RMSE निकालेंगे तो 2.3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2.3। कहता है कि इसके अंदर इससे ये पता चलेगा कि एरर में इवनली तो नहीं है, क्योंकि एक 2 आ रहा है और एक 2.2 आ रहा है, लेकिन बहुत नियरेस्ट है, तो इसमें कुछ स्मॉल वेरिएंस एग्जिस्ट करता है। स्मॉल वेरिएंस जो है मौजूद है। स्मॉल वेरिएंस कहते हैं कि जैसे आपने 1 के बाद 3 का रिजल्ट हासिल किया तो ये स्मॉल वेरिएंस एग्जिस्ट कर रहा है इसके अंदर। तो आप ये बता सकते हैं कि इसके अंदर जब इस तरह से मामूली फर्क हो तो स्मॉल वेरिएंस दो एरर में एग्जिस्ट कर रहा है। तो जितना वेरिएंस कम होगा उतना प्रिसिशन भी अच्छा बढ़ जाएगा इसमें। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, एक आउटलायर एरर जनरेट हो गया। आउटलायर एरर, आउटलायर कहते हैं जो डेटा सेट से जो भी एरर थोड़ा सा बाहर कोई चीज़ जनरेट हो जाना, उसको आउटलायर कहते हैं। तो आपने कहा वो आउटलायर क्या है कि बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था, लेकिन आखिरी एक रिजल्ट जो है वो 20 का आ गया, तो इसका मतलब है एक रिजल्ट जो है वो आउटलायर हो गया। आउटलायर कहते हैं जो अलग से। और इसी तरह से जब हम इसका एब्सोल्यूट निकालेंगे तो सारे एब्सोल्यूट निकाला 20, तो इसका जो हमारे पास मीन आ गया वो 2 के बराबर आ गया।
लेकिन जब मैंने इसका एरर RMSE निकाला तो पहले मैंने उसको स्क्वायर किया, ये 400 हो गया, RMSE निकाला 6.325 आ गया। इसका मतलब है कि आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जब रिजल्ट में बहुत डिफरेंस आ रहा हो तो इसका मतलब ये समझ लें कि आपके जो एरर है, यानी जो आप कैलकुलेशन मॉडल से की है, उसके अंदर कुछ आउटलायर्स एरर भी एग्जिस्ट करते हैं। जब आपका MA, तो आप देख रहे हैं किसी एक से आप नहीं बता पा रहे, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस तरह के रिजल्ट्स की परफॉर्मेंस को देखने में। तो नाउ यू कैन से दैट देयर इज आउटलायर ओवर देयर, ठीक है, आप कह सकते हैं क्योंकि आउटलायर एग्जिस्ट करता है। तो ये किससे मालूम हो रहा है? ये MAE और RMSE से। आप MSE से कुछ नहीं निकाल सकते, उससे तो खाली सिर्फ आप देख रहे हैं तो उस पर आप उसको यूज नहीं करना। ये सारे केसेस डिस्कस हुए हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये केस नंबर 4 है जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो केस नंबर 4 में आपके पास देख रहे हैं डेटा में कुछ वेरिएशन जो है वो रैंडम है। वहाँ पे यानी सारे 1 और फिर 3 था, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया है, यानी एरर पहले 5 है, फिर 0 है, फिर 5 है। वहाँ पे 1 और 3 था, 1 और 3 का वेरिएंस कम था, यहाँ पे वेरिएंस थोड़ा और ज़्यादा हो गया। जब वेरिएंस और ज़्यादा हो गया, देखिए वेरिएंस 6.94 के बराबर है, हल्का सा हिडन करके लिखा हुआ है, यानी इस डेटा का वेरिएंस 6.9 है। जब वेरिएंस और मजीद बढ़ जाएगा, तो हमने पीछे भी यही देखा था, स्मॉल वेरिएंस पे इनका डिफरेंस कम था, लेकिन जैसे ही इनका डिफरेंस थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा तो हम कहेंगे कि इनके दरमियान वेरिएंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी आपके एरर में कंसिस्टेंसी कम है, वेरिएंस बढ़ गया है। जब वेरिएंस बढ़ेगा तो प्रिसिशन कम हो जाएगा इसका। इसी तरह से आप कहते हैं कि जब वेरिएंस कम है, देखें है तो 3 ऑल्टरनेट ही, लेकिन एक 3 एक 4 एक 3 एक 4 आ रहा है, तो वेरिएंस कम है। तो वेरिएंस कम होने पे पता कैसे चलेगा वेरिएंस कम है? जब आपके MAE और RSME जो है वो एक जैसे रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हो ऑलमोस्ट, तो आप कहेंगे वेरिएंस जो है वो कम है। और बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कर रहे हो तो आप कह सकते हैं कि ये जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस तरह से इनको देख के आप अपने रिजल्ट जो आया है उसको थोड़ा सा जांच कर सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं। लेकिन अभी भी आप अपने मॉडल को अच्छा बुरा कहने में ज़रा कंफ्यूज हैं, तो उसके लिए कि मॉडल अच्छा बना है या नहीं अच्छा बना है, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी की बेसिस पे नहीं कहा, क्योंकि क्लासिफिकेशन में आप कहते हैं इतना टेस्ट डेटा भेजा और इतना हमने सही क्लासीफाई किया, तो वो तो आसान होता है ना, यहाँ तो ऐसा है ही नहीं, वहाँ तो वैल्यू है। तो इस बेसिस पे आपने कहा कि हमारे पास इसको जज करने का अंदाज ही डिफरेंट है। तो ये तो कुछ रिजल्ट हमने MAE और ऐसा। अब आप बासानी जब रिजल्ट निकालें, मेरे पास कल ही कोई परसों कोई क्लास में ले रहा था, तो मैं उसमें देखा, मैंने उसने मुझे आउटलायर के रिजल्ट दिखाए, तो उसने उस अभी जो मैं पढ़ाया नहीं, तुम लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ, R² का रिजल्ट भी एक है, वो पढ़ाता हूँ अभी। उसका MAE और RSME के रिजल्ट्स में बहुत फर्क आ रहा था। एक था, मैं आपको बता दूं, एक था 6 और एक था 32। तो मैंने कहा 6 और 32, MAE 6 है और RSME 32 है, इसका मतलब है आपके रिजल्ट के अंदर आउटलायर एग्जिस्ट करता है। मैंने उसका एक्चुअल मॉडल नहीं देखा, लेकिन रिजल्ट से मैंने बता दिया कि आउटलायर एग्जिस्ट करता है। मॉडल कहीं ना कहीं गलत प्रिडिक्शन पे लगा हुआ है, तो उसका मतलब मॉडल को इम्प्रूव करना है आपको। तो इस तरह से आप अपनी इन टूल्स को इस्तेमाल करके एरर को अच्छी तरह से एनालाइज कर सकते हैं। अब ये देखना कि आपका मॉडल कैसा बना है, उसके लिए हम